बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। आज जब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब सुलेमान शहबाज के वतन वापस आने को और जिस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIU को उनको गिरफ्तार करने से रोका है, उनकी हिफाजती जमानत जो है वो 13 दिसंबर तक मंजूर कर ली गई, उसको NRO 2 का नाम दे रहे थे। और इसी हलचल के अंदर जो बहुत सारी आज सियासी खबरें आ रही हैं, अभी थोड़ी देर पहले ये खबर आई जिस पर बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स हुए, बहुत ज़्यादा बात की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इस चीज़ को लेकर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को और उनकी जमात को जो है वो बहुत तनकीद का निशाना बनाया गया। वो ये थी कि डेली मेल ने 2019 में जुलाई में एक खबर शाया की थी, डेविड रोज की तरफ से ये खबर आई थी सामने, और उस पे डेली मेल ने माफ़ी मांग ली है शहबाज शरीफ साहब से। और ख़बर ये थी कि उनके जब वो CM थे पंजाब के, तो खुर्द-बुर्द की गई सैलाब ज़दगान के लिए जो इमदाद आई थी बरतानिया की तरफ से, उसमें खुर्द-बुर्द की गई थी। और ये अगर आप देखें क्लैरिफिकेशंस एंड करेक्शंस के अंदर उन्होंने इस चीज़ का जिक्र भी किया है कि उनकी जो इत्तलात थी वो यही थी और स्टोरी भी यही थी कि नैब की तरफ से इस मामले को देखा जा रहा है, लेकिन अब उनको पता चला है कि नैब ने इस हवाले से कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, तो ये खबर गलत थी और हम माफ़ी मांगते हैं शहबाज शरीफ साहब से। जहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत इसको अपनी कामयाबी करार दे रही है, वहीं पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि सुलेमान शहबाज को लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उठाई जा रही हैं। अभी ये खबर चल ही रही थी तो ऐसे में ही एक ऑडियो लीक जो है वो आ जाती है। मुबैना ऑडियो है ये बुशरा बीबी की और जुल्फी बुखारी की, जिस पर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी कहा जा रहा है और बहुत सारे तज्जियाकार भी तज्जिया कर रहे हैं कि असल खबर से जो कि सुलेमान शहबाज वाली थी उससे तवज्जो हटाने के लिए जो है वो ये मुबैना ऑडियो सामने आ जाती है। इसकी टाइमिंग पे ज़रा गौर कीजिए। लेकिन ये कहानी जो घड़ी वाली है ये भी बड़ी अजीब कहानी है। पहले वो एक उमर फारूक साहब आए थे जिन्होंने कहा कि फराह बीबी ने उनको दुबई में अप्रैल 2019 में वो घड़ी बेची, लेकिन जो सरकारी दस्तावेजात हमारे सामने आए उसके मुताबिक तो फराह बीबी अमेरिका जरूर गई थी, लेकिन वो तो UAE उन्होंने ट्रैवल ही नहीं किया 2019 में 20 में, तो उनके इल्जामात जो हैं वो गलत साबित हो गए। फिर उसके बाद एक और साहब भी आए जिसके हवाले से PTI ने ये क्लेम किया था कि उनको घड़ी बेची है इस्लामाबाद में जिन्ना सुपरमार्केट के अंदर शफीक साहब। आज वो शफीक जो हैं वो कहते हैं कि जी ये मेरा गलत मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया, मैंने कोई इमरान खान साहब की घड़ी नहीं खरीदी, ना ही वो मेरी दुकान का कागज़ है, ना ही वो मेरी हैंड राइटिंग है। सो एक तो ये चीज़ हमारे सामने आ गई। और इसी अफरा तफरी में जो असल मुतालबा है PTI का इलेक्शंस करवाने का, असम्बली के डिसोल्यूशन का, वो भी मामला ऐसा लगता है कि खटाई में पड़ गया है। उस पर भी बहुत सारे लोगों को ये गुमान है कि KPK और पंजाब की असम्बलियाँ जो हैं वो डिज़ोल्व नहीं होंगी। ख़ास तौर से जो वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के कुछ बयानात आए हैं, मोना साहब के जो बयानात आए हैं उसके मुताबिक। इन्हीं तमाम चीज़ों पे आज बात करने के लिए आई एम जॉइंड बाय अ वेरी डिस्टिंग्विश्ड पैनल ऑफ सीनियर जर्नलिस्ट विद मी टुडे। इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद में, ओवैस तौहीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और रज़ा रूमी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। इरशाद भट्टी साहब, आज काफ़ी खबरों वाला दिन रहा। ये तो सबसे पहले डेली मेल वाली फिर जीत हो गई PMLN की। अभी थोड़ी देर पहले खबर आई है, हम लोग सारे इस पे बात करते रहे, पूरा मीडिया बात करता रहा कि देखें जी अब तो बरतानिया की अखबार ने इनको मुजरिम साबित कर दिया, चोरी करते हैं सैलाब ज़दगान का पैसा। उन्होंने माफ़ी मांग ली और डेविड रोज की जो खबर थी वो भी अपनी वेबसाइट से हटा दी। बहुत मुबारक हो शहबाज शरीफ को। अच्छा, हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली मुझे खुशी हुई है कि मैंने उस दिन भी कहा था, मुसलसल कह रहा था कि नवाज शरीफ साहब को जब पेंट हाउस बैरी कजाक कहा था 23 जायदादों वाला, नवाज शरीफ साहब को उस वक्त उनके खिलाफ जाना चाहिए था अदालत में, लेकिन नहीं गए। शहबाज शरीफ साहब का मुझे शुरू से ही लगता था कि ये ख़बर इसमें बहुत सारे थे, जमा तफरीक थी। ये आप जो एहतसाब की रीढ़ की हड्डी तोड़ के गए, एहतसाब को मजाक बना के गए, एहतसाब को गाली बना के गए, और जो जिन पर इमरान खान साहब फोकस नहीं कर रहे, शहजाद अकबर साहब, ये उनका वेंचर था। अच्छा। और खैर से, और लेकिन मैं शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि वो इस पर बरी हुए हैं, और मुझे एज ए पाकिस्तानी खुशी हुई है। दूसरा जो आपने कहा सलमान शहबाज, बड़ी दुख की बात है, बड़ी तकलीफ़ की बात होती है कि यानी इसाक डार साहब आते हैं, मफरूर होते हैं, इश्तिहारी होते हैं, जदादें नलाम हो रही होती हैं, और वो वज़ीर आज़म के तियारे में आते हैं और आकर लैंड करते हैं और उनको हमारा अदालती निज़ाम जो है इंसाफ दे देता है।
इसी तरह सलमान शहबाज आते हैं, इनको सवालनामा दिया जाना था, ये पतली गली से निकल गए और फिर आए और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, ठीक है, लेकिन सवाल पैदा होता है क्या ये गरीब आदमी के लिए इस तरह का कोई होगा? नहीं होता। गरीब आदमी रुल जाता है, गरीब आदमी मारा जाता है, गरीब आदमी तो वो जो इश्तिहारी को पनाह देता है उसको भी पुलिस उठा लेती है। ये इनके लिए, इनके चेहरे देख के हमारे ममता क्यों जागती है सारे निज़ाम इंसाफ की, सब के सब की। अच्छा। यानी कोई हद है कि एक वक्त तक आते हैं कि अब वक्त चूँकि बदल चुका है, लॉन्ड्री 24/7 खुली हुई है, जो पुराने दाग मिटा रही है, नए दाग लगा रही है। तो वो ये क्या सिस्टम है, क्या निज़ाम है कि 16 अरब वाला जो केस था मनी लॉन्ड्रिंग का, वही खत्म हो गया? नहीं, वो तो सरीयन एक मेरे ख्याल से मुबैना बददियांती है कि उसमें पूरा गवाह भी नहीं लिए गए। वो खैर वो तो छोड़ें, टीटी, अब टीटी का जो बड़ा सबसे बड़ा शहबाज शरीफ साहब पर लटक रहा है 17,000 क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, 17,100 गवाह थे, 17 और पता नहीं कितने 40,000 सफात के, पता नहीं कितने क्या कुछ था। तो वो तो उन्होंने अचानक आए और बरी कर दिया। मैंने कहा ना, एक इस फिक्रे पूरे में 24/7 वो जो लॉन्ड्री खुलती है हर 5 साल बाद, पुराने दाग मिटा देती है, नए दाग लगा देती है, वक्त बदल चुका है ना। तो ये शहबाज शरीफ साहब पे टीटी वाला वो जिस तरह भरी हुए, वो बिल्कुल एक कोई कॉमन सेंस रत्ती भर भी अकल रखने वाला उसमें नहीं है। जिस तरह इसहाक डार साहब वापस आते हैं और इस निज़ाम इंसाफ का मजाक उड़ाते हुए आके खजाना का संभालते हैं, वो भी एक मजाक है। जिस तरह ये सलमान शहबाज आते हैं और ये सही कह रहे हैं ना इमरान खान, ये एनआरओ देने वाले भी लेट थे, एनआरओ लेने वाले भी खुद थे, लेकिन इमरान खान साहब को 2 चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। फर्स्ट, शहजाद अकबर झूठे केस या एक खामखा की कहानियाँ, वो आखिरी ब्रीफिंग जो इमरान खान के साथ थी जिसके बाद इमरान खान ने उनसे इस्तीफा लिया, वो भी ऐसे ही था, लंबी लंबी कहानियाँ, खलाई कहानियाँ, हवाई कहानियाँ, और उसके बाद उन्होंने कहा कि वो 100 अरब से 80 अरब, 80 अरब से 40 अरब, 40 अरब से 16 अरब, वो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सबूत दिखाते थे। लेकिन अच्छा, फिर तो उनसे पूछा जाए, पूछा जाना चाहिए, उनको वापस लाया जाए, वापस लाया जाए। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात वैसे आपने की है कि वो ड्राई क्लीनिंग चल रही होती है हर दौर के अंदर, लॉन्ड्री लगा देते हैं आप, जो हुकूमत में लोग आते हैं वो साफ हो जाते हैं, और फिर ऑपोजिशन वाले जो हैं वो बड़े करप्ट हो जाते हैं क्योंकि उन पे केसेस बन जाते हैं। दूसरी बात ये जो आपने कही है ना मुर्शद वाली, मैंने तो मुर्शद का नाम ही नहीं लिया। ये मुर्शद जो ऑडियो में था, अच्छा, वो जुल्फी साहब की मुर्शद वाली, हीरे वाली अंगूठी हो, ऑडियो लीक मुबैना जो होती है मुर्शद है। अच्छा, पैसों वाली मुबैना ऑडियो लीक जो होती है उसमें मुर्शद है। गद्दार वाली ऑडियो लीक जो होती है उसमें मुर्शद है। पाकपतन के मानिका में मुर्शद है। और तौसा के बुजदार साहब भी जब फ़ोन उठाते थे ना तो वो कई लोग बताते थे कि जी, कहते जी मुर्शद पाक। अच्छा, तो आज पता चला मुर्शद पाक कौन है। वो आज किसी ने बड़ा खूबसूरत कोट किया था जनरल ज़िया और जनरल चिश्ती की एक कॉन्वर्सेशन के, उन्होंने कहा था कि मुर्शद मरवा देना। हाँ, तो ये इस मुर्शद ने मरवा दिया ना। अच्छा, इस मुर्शद ने मरवा दिया। अच्छा, पाकपतन के मानिका मुर्शद, गुजरांवाला के फरा गुज्जर और एसेंस मिल गुज्जर मुर्शद, यूनिवर्सिटी के वो जो ज़मीन लेनी मुर्शद, वो जो पैसे एक बिजनेस टाइकून के उधर एडजस्ट करके ज़मीन मुर्शद। तो इमरान खान साहब को एक तो अपने मुरीद ख़ास शहजाद अकबर पर फोकस करना चाहिए, दूसरे मुर्शद ख़ास इस पे भी फोकस करना चाहिए। एक बड़ा, इतना बड़ा हमारे उस चीज़ पे भी बात करते हैं, लेकिन पहले अवैस तौहीद साहब और रज़ा रूमी साहब का भी मौक़िफ़ जान ली। ये 2 खबरें जिस पे पहले हमने बात की कि एक तो अवैस तौहीद साहब, डेली मेल ने माफ़ी मांग ली शहबाज शरीफ साहब से, डेविड रोज़ की खबर जो है वो वेबसाइट से हटा दी गई, और दूसरा ऑब्वियसली जिस पे हम अभी बात कर रहे थे सुलेमान शहबाज वाला। बहुत सारी चीज़ें क्योंकि आज ऐसी हुई कि जिस पर ये तनकीद हो रही है कि असल खबर तो वो थी जिसको इमरान खान साहब NRO 2 का नाम दे रहे थे कि मफरूर हैं, और आके उनकी हिफाजती ज़मानत जो है वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट दे देती है। सो वो तवज्जो हटाने के लिए कहा जा रहा है कि ऐसा सब कुछ किया गया। आपका इस पे पॉइंट ऑफ व्यू? शुक्रिया सादिया। देखिए, डेली मेल का एक ट्रैक रिकॉर्ड है और वो टैब्लॉइड न्यूज़पेपर है। ये तो हमारी मीडिया, हम सबको अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि आपने उन इल्ज़ामात को उसकी तशहीर क्योंकि उस वक्त एक नैरेटिव चल रहा था कि ये करप्ट है और इनका एहतसाब होना चाहिए, और शहजाद अकबर साहब और 1-2 और लोग हैं जो ये इस बात पे यकीन दिला पाए थे खान साहब को कि बस $200 बिलियन बाहर जो चोरी का माल है वो वापस लेकर आएंगे। तो उल्टा शहजाद अकबर साहब ने जो हरजाना दिया ही है लंदन में उस वकील को। सबसे बड़ी बात ये कि सादिया अभी जो भट्टी साहब कह रहे थे बिल्कुल सही कह रहे थे। देखिए, 2 बातें, या तो
ये जो एहतसाब का निज़ाम है ये तो ताकतवर को इंसाफ के कटहरे में ला ही नहीं सकता, एहतसाब के शिकंजे में ला ही नहीं सकता। एक बात तो ये तय हो गई। दूसरी बात ये कि जो इतने बड़े बड़े GITs बनी थी, इतने बड़े बड़े वॉल्यूम्स बने थे और उसके ऊपर शरीफ ख़ानदान के ऊपर धड़ाधड़ इल्ज़ामात लगे थे, लाखों सैकड़ों प्रोग्राम हुए थे, तो या तो वो झूठे थे या फिर वो इंजीनियर किए गए थे और या फिर उस वक्त जो है इमरान खान साहब की हुकूमत को फेवर करने के लिए गए थे और खान साहब और नवाज शरीफ साहब की हुकूमत और उनकी सियासत को जो है नाकाम बनाने के लिए किए गए थे, या फिर ये बात मान लें जिस तरह अभी भट्टी साहब कह रहे हैं और हमें भी ये यकीन है कि जितनी भी हमारी रूलिंग एलीट है और वो किसी भी तबके से ताल्लुक़ हो, वो एहतसाब के शिकंजे में नहीं फंसती और वो जो शिकंजे में फंसता है वो कमज़ोर आदमी फंसता है। तो सोशल डिसऑर्डर, सोशल इनजस्टिस इतना है सोसाइटी के अंदर सादिया कि उसके अंदर हम रोज़ाना प्राइम टाइम में प्रोग्राम करते हैं और कभी शरीफ ख़ानदान, कभी जरदारी कंपनी के जाली बैंक अकाउंट हैं, पूरे 2 साल तक प्राइम टाइम में इस को पीटा गया है, लेकिन आज वो रूल कर रहे हैं। इसी तरह खान साहब के बहुत सारे हवारी हैं जिन पे इल्ज़ामात लगे, किसी पे चीनी चोरी का लगा, किसी पे जाली अद्वियात का लगा, अद्वियात की कीमतें बढ़ाने का लगा, वो खान साहब के अभी भी करीब हैं मेरे ख्याल में। तो कहने का मकसद ये है कि जो इनको सूट करता है हमारे रूलिंग एलीट्स को, बस वो सही है और मैं और आप उस पर अपना सीना को भी करते रहे। मुझे बताइए, सलमान शहबाज जो हैं इतने इल्जामात लगे हैं और एक हवा का रुख हुआ है, एक हवा का रुख चल पड़ा है और उसके अंदर सलमान शहबाज वापस आ रहे हैं, इसहाक डार साहब वापस आ गए और नवाज शरीफ साहब भी पर तोड़ रहे हैं, नवाज शरीफ साहब भी वापस आ जाएंगे। तो मकसद ये कि जो माजी के अंदर इसका मतलब है कि मीडिया भी एक टूल के तौर पे यूज हुआ और जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई उसको भी हम मान लेते हैं। अब आप 1 मिनट दीजिएगा मुझे, देखिए खान साहब का जो पूरा नैरेटिव है सादिया, वो एहतसाब वाला वो भी डस्टबिन में चला गया और दूसरा उनका जो जनरल बाजवा साहब के खिलाफ एक नैरेटिव उन्होंने बनाया था, वो खुद उनके हवारियों ने जो चौधरी परवेज लाई हैं, मुनीस लाई हैं, धड़ाधड़ इंटरव्यू दिए हैं कि भाई ऐसा तो नहीं है। तो अब ये खान साहब अपने इर्द गिर्द भी देखें कि कौन उनके साथ है, उनका नैरेटिव सही है नहीं है, और ये जो मुनीस लाई और चौधरी परवेज लाई हैं जिन पे वो इस वक्त बैंक कर रहे हैं कि वो तहलील कर देंगे असम्बलियाँ, वो खुद उनके बयानी के खिलाफ या मनफी बयानात दे रहे हैं। तो फिर खान साहब इर्द गिर्द अपने लोगों को देखें और अपना बयानिया तब्दील करें या फिर रियाया के सामने, अवाम के सामने कहें कि जी मेरा मौक़िफ़ ये है लेकिन मेरे साथियों का मौक़िफ़ ये है। उस पर भी बात करते हैं ये, लेकिन आपने बड़ी अच्छी बात की, आपने जो कहा ना रूलिंग एलीट को भी ज़रा सोचना चाहिए। अब ऑब्वियसली एक तो सोसाइटी में अगर हम आवाम की भी बात करें तो पोलराइजेशन इस हद तक हो चुकी है, आप, मैं, रज़ा रूमी, इरशाद भट्टी, कोई भी अगर कोई अच्छी बात भी कहीं PDM की कहीं नज़र आ गई, एक जुमला कह देंगे तो कहेंगे वो दूसरी तरफ से आवाज़ आएगी कि जी इन्होंने तो PDM से लिफाफे लिए हैं। PTI की कोई अच्छी चीज़ को आप बैठकर मीडिया में बात कर लें, सोशल मीडिया पे बात कर लें तो वहाँ से कहा जाएगा देखें जी इन्होंने वहाँ से लिफाफे ले लिए। लेकिन हमें इस बात पे तवज्जो देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। मैं इसीलिए कह रही हूँ कि जब अगर आप ये वाली चीजें देखते हैं कि जिसकी भी हुकूमत आती है उसके केसेस भी खत्म हो जाते हैं, वो बिल्कुल धुल के पाक साफ हो जाते हैं, और कल को अगर PTI की हुकूमत आ जाती है, वापस आ जाती है, सो मुझे यकीन है इस बात का कि यही केसेस जो हैं वो बहाल भी हो जाएंगे। देखिए अब अवैस तौहीद का तो मैं कसम दे सकता हूँ कि लिफाफे नहीं लेते, रज़ा रूमी लिफाफे देने वालों में तो हम तो इससे बरी हो गए ना। ठीक है, किस किस को आप लिफाफे दे रहे हैं जो भट्टी साहब आज कह रहे हैं? जी मैंने कहा खुदा करे कि ऐसा वक्त आए कि मैं लिफाफे दूं, बिल्कुल मैं तो हाजिर हूँ, तैयार हूँ, लेकिन ये कि वो सूरत हाल अभी बनी नहीं। सादिया बहुत अच्छी बातें और अवैस भाई की बातें और शाद साहब की बातें मैं मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ। देखिए 3 चीज़ें हैं, एक तो जो निज़ाम एहतसाब और निज़ाम अदल जो है, जब तक उसको हम ठीक नहीं करेंगे, उस पर तवज्जो देंगे इदारों पर, तो ये बात नहीं बनेगी चाहे दूध में धुला हुक्मरान ही क्यों ना आ जाए। देखिए ना, इमरान खान
इमरान खान की जो भी अभी घड़ियाँ तोशा खाना वगैरह की बात हो, बाय एंड लार्ज वो ये छोटी मोटी उनके ऊपर चार्जेस हैं। सच्ची बात तो ये है कि उनके ऊपर कोई बहुत बड़े संगीन इल्ज़ामात तो नहीं है कि अरबों डॉलर की कमीशन खा ली या कोई ठेके उन्होंने ले लिए या कंपनी ले ली है या अपने भाइयों बहनों और रिश्तेदारों में करोड़ों बांट दिए। ऐसे तो उन पे एलिगेशन नहीं लगे। अमीर खान साहब का के बारे में मुझे उनसे जितनी भी पॉलिसियों पे मैं उनकी तनकीद करता हूँ वो मैं करता रहूँगा, लेकिन इस बारे में मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि वो रवायती तौर पर जो हमारे सियासतदानों का एक वतीरा होता है वो उनसे मुख्तलिफ है, लेकिन वो भी इस निज़ाम को ठीक करने पे उनकी तवज्जो नहीं थी। उनकी तवज्जो इदारों पे नहीं थी, अफराद पे थी। जब आप अफराद पे तवज्जो देते हैं तो फिर आप जो भी 3-4 साल के बाद भी आपके पास कुछ दिखाने को नहीं होता। देखिए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि सबसे बड़ा केस लूटी हुई दौलत का एक केस आया था 100 बिलियन पाउंड, 190। देखिए ना, 200 अरब डॉलर की तो हमने बात सुनी थी। चलिए वो तो अल्लाह करे किसी दिन आ जाए मुराद सईद की, जो हम भी सुन के जो है वो दुआएं करते रहते हैं। लेकिन जो पैसे बरतानिया ने भेज दिए थे उनके साथ क्या किया खान साहब की कैबिनेट ने, खान साहब ने खुद, शहजाद अकबर साहब ने, जो भी लोग उसमें मुलव्विस थे, और वो पैसे उनको बजाय अच्छा ना सिर्फ ये कि पैसे पाकिस्तानियों के खजाने में टैक्स पेयर्स के पास जाते, उनको कुछ नहीं कहा गया, यानी कि उनकी मनी लॉन्ड्रिंग पकड़ी गई। आज तक उनके ऊपर कोई पूछगिछ नहीं हुई कि भाई आपने पैसे भेजे कैसे थे, क्यों भेजे थे, कोई तो करे ना। देखिए, नहीं हो सका। ये प्रूव्ड केस है। शहबाज शरीफ का तो ये ना कि अभी वो केस चल रहे हैं, कभी वो बरतानिया की अदालत दे देती है, कुछ डेली मेल छाप देता है, वो ऊपर नीचे वो हो रहा है। ये तो एक प्रूवन केस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, इलिसिट पैसों का केस था, जो कि बरतानिया की क्राइम कंट्रोल एजेंसी जो है, यानी कि जराइम को रोकने वाली एजेंसी ने पकड़ा, कुछ ना हो सका। तो ये अफराद पे तवज्जो देने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है। तीसरी जो अहम बात इसमें इस पूरी डिबेट में जो है वो ये ज़रूरी है करनी कि जैसे कि ये कह रहे थे अवैस साहब, और बिल्कुल वो मेरे ख्याल से बहुत अहम बातें हैं कि ये जो सारी हम एलिगेशंस पाकिस्तानी अवाम को 6 साल बताई गई, ये 2017 जब से पैनामा लीक्स आई उसके बाद ये कहा गया कि शरीफ ख़ानदान की इतनी दौलत है, फलां की इतनी दौलत है, लेकिन आज तक कोई एक केस जो है अपने मंतकी अंजाम पे नहीं पहुंचा। और वो क्यों नहीं पहुंचा, ये सवाल जो है ये यकीनन इसका जवाब देना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, और जो कि नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी को चलाती है, हाई कोर्टों को जो मातहत अदलिया को चलाती है, साब कोर्ट्स को चलाते हैं। और सवाल ये है कि अगर शरीफ ख़ानदान के इतने ही असर रसूख है कि पाकिस्तान की तमाम अदालतें उनके कब्जे में हैं और वो नैब भी उनके कब्जे में है, तो फिर तो मुझे समझता है कि ये इदारे बंद हो जाने चाहिए, इनकी कोई फादियत ही नहीं है। ये तो मैं तो यही बात कहूंगा ना। तो ये एग्जैक्टली वैसे जो भी केसेस हैं, चले अदालतों से हट के भी जो केसेस जिनका काम बनता है, चाहे वो नैब है, FIA है, FBR है, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी हैं कि अगर इदारे सियासी असर व रसूख के अंदर रहेंगे, हुकूमतों के असर व रसूख में रहेंगे, तो फिर यही होता है, जो हुकूमत आएगी वो उनके केसेस ख़त्म हो जाएंगे और अपोजिशन के केसेस खुल जाएंगे। ये बताइए इरशाद भट्टी साहब, जो अभी रज़ा रूमी साहब ने बात की है कि बहुत सारे केसेस हमने ऐसे देखे हैं कि जो हमें बताया गया, बड़े यकीन के साथ, बड़ी कन्विक्शन के साथ बताया गया कि ये ऐसा ही हुआ है, सबूत शवाहिद दिखाने के बाद वो केसेस मंतकी अंजाम तक पहुंचते नहीं हैं। तो फिर क्या इदारे या ये जो अदालतों के हवाले से उन्होंने बात किया? देखिए, पहली बात तो रज़ा रूमी साहब की मैं सेकंड करता हूँ कि इमरान खान ज़ाती तौर पर मुझे कहीं भी करप्ट नज़र नहीं आते, ज़ाती तौर पर लुट मार करते नज़र नहीं आते, ज़ाती तौर पर जायदादें बनाते, ज़ाती तौर पर ये सारा कुछ करते नहीं आते। लेकिन क्या इमरान खान का घर जो है आज जो क्वेश्चन हो रहा है, क्या उससे इमरान खान निकल पाएंगे, इस बड़ा सवाल है। क्या इमरान खान के इर्द गिर्द जो लोग थे, क्या वो करप्ट नहीं थे? पेंडोरा लीक्स वाले भी थे, नैबज़दा भी थे, और अजीब व गरीब लुट मार में मौजूद थे, इलेक्टेड और अनइलेक्टेड दोनों। और अनइलेक्टेड जो थे वो आज आपको कहीं रज़ाक दाऊद नज़र आता है, आज आपको इशरत हुसैन नज़र आता है, आज आपको शहजाद अकबर नज़र आता है, अरबाब शहजाद नज़र आते हैं, आज आपको वो जो सारी एक लंबी लाइन थी वो सिवाय सानिया निश्तर के कहीं कोई नज़र आते हैं आपको? किधर गए वो सारे जो उस वक़्त सारे रूल कर रहे थे? दूसरी बात
ये मत सोचिए, शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद दे चुका हूँ, लेकिन ये मत सोचिए कि उन्होंने किया कुछ नहीं है। ये मत सोचिए कि इस मुल्क को लूटा नहीं गया। जो जाली अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग वाला जरदारी साहब का केस है, ये बरतानिया के जज ले आए, यूरोप की अदालतें ले आए, ये तो शुक्र अल्लाह का अदा करें पाकिस्तान है। और इसके अलावा बाकी ये जो टीटी वाला केस है, पाकिस्तान की अदालतों में क्यों नहीं साबित होता? मैं बताता हूँ ना, जो टीटी वाला केस है ओपन एंड शट केस है। कौन है पापड़ फरोश, कौन है वो फेरी वाला, कौन है जिन्होंने वो फालूदे वाला वो जो मर के भी बैंकारी करते रहे, वो कौन है? और अच्छा, इसके अलावा जो ये पनामा लीक से क्या झूठ है? क्या ये किसी एस्टेब्लिशमेंट की या हमारी मीडिया की कोई साजिश है? क्या एवन फील्ड की आपको मिल गई है मनी ट्रेल? अच्छा, लेकिन एक और अभी बताएं ना, पनामा लीक्स में और कितने लोगों के नाम थे, उनके खिलाफ आपने सुनी है कि कोई कार्रवाई हुई है? पेंडोरा पेपर्स आया था, 419 थे, पेंडोरा पेपर्स आया था, हुई किसी के खिलाफ 419? मैं कब कह रहा हूँ कि मैं रोक के बैठा हूँ, करें, मगर बुनियादी तौर पे बात यह है कि वो जैसे हमें कोई भी बात करते हैं तो आगे से ठल्ला दे देते हो। 3 दफा दा साडा राजा बाबुल दा प्यारा 3 दफा वजीर आजम बनाए, तो उनको तो सबसे ज्यादा है ना, उनको तो करना चाहिए ना। उन्होंने जब कहा था कि करप्ट अफराद अपने नाम पे ना एहसास रखते हैं ना कंपनियां बनाते हैं, उन्होंने कहा था मेरे बच्चों के भी अगर आ गए, मेरे बच्चों के नाम पे भी कुछ आ गए तो मैं घर चला जाऊंगा। उन्होंने हमें एक मयार सेट किया था ना, जैसे इमरान खान साहब के आज मयार की हम बात कर रहे हैं। तो नंबर 1। नंबर 2, ये सबा इजी लोड वाले ने मुल्क नहीं लूटा, ये इन्होंने ही लूटा है। सबा इजी लोड वाली, आपको लगता है बड़े मैसेज आए हैं? हाँ, वो उन्होंने थोड़ी लूटा है कि वो उन्होंने हमने सारे महकमों ने मिल मिला के उनको इजी लोड कर दिया और लेके वो निकल गई। सरे महल का कोई पता नहीं चला, एवन फील्ड का कोई पता नहीं चला, वो जाल अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग का कोई पता नहीं चला, स्विस लीग का कोई पता नहीं चला, दुबई लीक्स का कोई पता नहीं चला, पिंडोरा लीक्स का कोई पता नहीं चला, 7 स्कैंडल्स इमरान खान के दौर में जो रिपोर्टें हुई थी उनका कोई पता नहीं चला, नवाज शरीफ से खुसरू बख्तियार तक कोई पता नहीं चला। और ये अब आ जाए कि ये क्या हमारा ये जो बोसीदा नकारा दो तरफा एक 3rd रेटेड किस्म का निजाम इंसाफ और हमारा पूरा निजाम है। अच्छा, ये ताकतवर को नहीं कर सकता। तो बात तो यही है ना कि जो निजाम इंसाफ को तब्दील करना, सही करना जिन लोगों के हाथ में रहा है, जो लोग मुल्क को रूल करते रहे हैं, वो अपने टाइम पे करते नहीं है, अपने दौर में करते नहीं है। देखें, इससे बड़ा और क्या एक सिनेरियो बिल्ड करते हैं ना, इससे बड़ा क्या था कि फॉर एग्जांपल 1 पेज था इमरान खान साहब का एस्टेब्लिशमेंट, और वो इमरान खान वजीर आजम थे, यानी उनके मुखालिफ थे। इमरान खान साहब की भी ख्वाहिश थी, नायब भी था। मुझे बड़ी देर से भट्टी साहब ब्रेक के लिए कह रहे हैं, ब्रेक ले लूं? वापस मेरे पे आएंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। अभी ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे केपीके और पंजाब के असम्बलियों की तहलील करने के ऐलान के बाद से अभी तक वो फैसला हो नहीं पा रहा, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग आपको ये बताते हैं कि बिल्कुल ऐसा होगा आज, बल्कि कुछ लोगों ने तारीख भी दी 20 दिसंबर की। लेकिन वहीं पर जो मोनस इलाही साहब की ख्वाहिश है कि अगला बजट वो पेश करना चाहते हैं, फिर चौधरी परवेज इलाही साहब का ये बयान कि मार्च तक तो असम्बलियों को कुछ नहीं हो रहा। और इसी पर जो एक और कल की डेवलपमेंट ये हुई कि एक MP हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो पंजाब काबीना का हिस्सा भी बन गए। उन्होंने कल ओथ भी उठा लिया और बाद में पता चला कि खान साहब के इल्म में ये बात थी ही नहीं। एतजाज़ एहसन साहब ने भी इस पर बात की है, क्योंकि एतजाज़ एहसन साहब के जो भी आज तक बयानात रहे, वैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके बयानात की बहुत ज़्यादा मुतरिफ रही है। लेकिन इस हवाले से एतजाज़ एहसन साहब क्या फरमाते हैं, सुनाइएगा। अगर असम्बलियाँ तहलील करनी थी तो पहले जिस दिन ऐलान किया था असम्बलियों को तहलील करने का, परवेज इलाही से भी मशवरा हो चुका होता, महमूद खान के साथ भी हो गया होता, और ये असम्बलियाँ तहलील हो जाती उसी रोज। जो काम करने का है वो उसी रोज होता है। जो आप 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन आगे कर दें तो फिर दूसरा फरीक भी समझ जाता है। इस वक्त अगर ये उसी वक्त कर देते, उसी दिन जब उन्होंने लॉन्ग मार्च खत्म किया, इधर परेशानी हुई होती है हर तरफ कि ये क्या हो गया यकदम, वो उन्होंने एक लूज किया है अपॉर्चुनिटी। बेहतर तो उनके लिए थोड़ी देर रेस्ट दें अपने पार्टी वालों को।
तो एतजाज साहब ये कहते हैं कि अगर ये उसी दिन जिस दिन लॉन्ग मार्च खत्म किया था उसी दिन असम्बलियां तहलील करने का ऐलान करते तो समझ में आता था, और अभी उनको ये चाहिए कि अपनी पार्टी वालों को थोड़ा रेस्ट दें। अवैस तौहीद साहब, आपको क्या लगता है कि अब वाकई ताखीर हो गई है ये इकदाम उठाने के लिए, और खान साहब ने भी इसको एक बार्गेनिंग चिप के तौर पे रखा कि कहीं ना कहीं उनको लगता था कि मामला तय हो जाएंगे या 3-4 महीने 5 महीने जबकि भी कोई इलेक्शन की डेट सामने आ जाएगी, जिस तरह उन्होंने कहा भी कि मार्च तक करवा देते हैं तो फिर मैं असम्बलियां तहलील नहीं करूंगा। सादिया, बहुत कुछ बैंक कर रहे थे इमरान खान साहब आर्मी चीफ की तकरीर का और उसमें अपनी मशावरत का कि ये नई इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इलेक्शन के बाद आए, और वो तो जाहिर बात है नहीं हुआ, और जिनके खिलाफ उनका बयानिया था जाहिर बात है कि वो भी कुछ तो साथ छोड़ गए जो थे। एक जनरल फैज जो थे उन्होंने भी अर्ली रिटायरमेंट ले ली, तो और काफ़ी कुछ जो ब्रिजेस थे इस्टेब्लिशमेंट के अंदर इमरान खान साहब के चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन थे वो उन्होंने मेरे ख्याल में एग्रेसिव पोस्चरिंग से जारहाना अंदाज से वो या तो जला दिए ब्रिजेस या फिर उन्होंने चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन इनएक्टिव कर दिए, डॉर्मेंट कर दिए, जो काफ़ी बड़ा नुकसान, यानी कि बहुत ज़्यादा उनके चाहने वाले भी थे, सिंपैथाइजर्स भी थे, और इस्टेब्लिशमेंट के अंदर वो ऐसे लोग थे जो समझते थे कि इमरान खान साहब जो हैं, जिस तरह भी भट्टी साहब और रज़ा रूमी साहब कह रहे थे, मेरा भी ये ख्याल है कि ज़ाती तौर पे करप्ट नहीं है, कि वो शायद माजी के हुक्मरानों से बेहतर हैं, लेकिन जब से उनकी हुकूमत की रुखसती हुई तो खान साहब ने काफ़ी जज्बाती अंदाज में अपना बयानिया बनाया, और जब लोगों की भीड़ उनके इर्द गिर्द जमा हुई और वो समझने लगे कि अब पूरा पाकिस्तान के अवाम उनके साथ है, तो फिर उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को भी आंखें दिखाना शुरू कर दी, जो मैं समझता हूँ कि उनकी गलत टैक्टिक थी, या रियासती जो अमूर हैं या जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको सियासी बयानिए में शामिल करना, और वो भी बहुत ही नेगेटिव कॉनोटेशंस के साथ, वो मेरे ख्याल में उनको बैकफायर कर रहा है और कर चुका है, और इसी वजह से बहुत कॉन्ट्रडिक्शंस देखी हैं उनके हवारियों में, यानी कि मुनीस इलाही और परवेज इलाही साहब के इंटरव्यूज़ में, बयानात में, कि जो जनरल बाजवा साहब की हिमायत कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि जनरल बाजवा साहब ने उनको ये नहीं कहा था कि इमरान खान साहब की मुखालफत करें, बल्कि वो तो कह रहे थे कि इमरान खान साहब को सपोर्ट करें। तो इमरान खान साहब के नैरेटिव को एक बड़ा झटका, और दूसरा मैं समझता हूँ जल्दबाजी की है असम्बलियों के मामले पर, और परवेज इलाही साहब जाहिर बात है कि मुझे नहीं लगता कि वो तहरील करेंगे। महमूद खान साहब ने पहले ही कह दिया है कि पंजाब के बाद वो ये केपी की असम्बली तहरील करेंगे। इसाक डार साहब मुलाकातें कर रहे हैं, आरिफ अलवी साहब के साथ 4-5 मुलाकातें हुई हैं, तो मैं समझ रहा हूँ जो आपने अपना सवाल किया है आज कि कहीं ना कहीं इसको पहले भी कार्ड के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और 4-5 मुलाकातें हो चुकी हैं ऑलरेडी, तो मुझे ये लग रहा है कि वो इसे कार्ड के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, और अपने रैंक्स एंड फाइल में इत्तफाक राय नहीं है असम्बलियों के तहलील करने के मामले पे। एतजाज हसन साहब की जो राय है वो सराखों पर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसी रोज़ अगर तहलील हो सकती थी, ना परवेज इलाही साहब तहलील करते उस रोज़, ना मुझे लग रहा है कि अर्ली इलेक्शंस की तरफ ये मामला जा रहे हैं। इमरान खान साहब को वेट करना पड़ेगा, बेसब्री करेंगे तो और ब्रिजेस जलाएंगे। मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब अपने नैरेटिव को और अपने स्क्रिप्ट को शायद उनको दोबारा रीराइट करना पड़े, या कुछ ट्विकिंग करनी पड़ेगी, जिस तरह हम कहते हैं ना स्क्रिप्ट के अंदर कोई कॉस्मेटिक चेंजेस या रीराइटिंग करें, फिर जाके शायद बात बनेगी। होके कहाँ जाता है, जरा उस पर भी बात करते हैं। ठीक है, रज़ा रूमी साहब, ऑब्वियसली अब ये डार साहब के हवाले से और प्रेसिडेंट साहब की जो मुलाकातें हुई हैं, ऑब्वियसली पीटीआई की तरफ से बहुत ऐसे लोग सामने थे जो ऐसे बयानात दे रहे थे, जिसपे हमें बाद में बताया गया कि पीटीआई ने उनको थोड़ा पीछे रहने को कहा है, और परवेज खटक साहब को और प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब को कहा है कि जी मामला सुलझाएं। अब डार साहब मिल रहे हैं, जो प्रेस रिलीजेज आपको बताती हैं, जो मीडिया बताता है कि जी डार साहब ने सदर साहब को जो है मईशत के हवाले से आगाह किया, और तवानाई, कल तो बड़े ये टिकर्स भी देख रही थी मैं, तवानाई के हवाले से, तवानाई की जो बचत के हवाले से इकदामात है ना, उस पर भी जरा उनको आगाह किया। तो आप और मैं हम सब जानते हैं कि ऐसी बात नहीं है। क्या बात हो रही होगी कि जी खान साहब कह रहे हैं बिल्कुल आप मार्च अप्रैल की कोई तारीख दे दें, या डार साहब कह रहे हैं नहीं जी अक्टूबर में ही होने इंतखाबात, उससे पहले का तो आप सोचिएगा भी नहीं।
जी देखिए, पहली तो ये बात है कि जाहिरी बात है अभी तो ये मुज़ाकरात के कई राउंड्स होंगे, ये कोई इतना आसान काम नहीं होगा दोनों फरीकैन का अग्री करना। खान साहब जल्दी चाहते हैं और जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो किसी सूरत नहीं चाहती कि ये इंतखाबात अपने वक्त से पहले हों, क्योंकि वो खुद अभी स्टेबल नहीं हो पाए, इतने महीने गुजर गए हैं। आपने देखा मईशत का जो हाल है वो ऊपर नीचे डामाडोल, डॉलर का रेट, अभी तो ये आलम हो गया है कि 6-7 हफ्ते का जो है तेल ख़रीदने की पैसे हैं और सऊदी अरेबिया से 3 अरब डॉलर की इमरजेंसी इमदाद मांग ली गई है और ये मिलेगी, उसके बाद किसी और से मांगना पड़ेगा। तो अभी तो ये हुकूमत अपने पाँव पे खड़ी हो ही नहीं पाई। ये तो एक बहुत बड़ा क्राइसिस है इस गवर्नमेंट के लिए। मगर देखिए, मैं जो पहले बात हो रही थी मैं उस पर भी एक क्विक कमेंट देना चाहता हूँ कि वो असेंबलियाँ तोड़ने का जो ऐलान था वो एक आखिरी पत्ता था जो इमरान खान साहब ने खेल दिया। उससे पहले जितने पत्ते थे वो अपने इस्तेमाल कर चुके थे। लॉन्ग मार्च, देखिए लॉन्ग मार्च एक आखिरी पत्ता होता है। आप अपनी जो तहरीक है उसका आगाज़ ही लॉन्ग मार्च से नहीं करते, वो मई में भी नहीं हो पाई। फिर आपने देखा कि वो बदकिस्मती से जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ वज़ीराबाद वाला, खान साहब को कंटेनर से तो उतरना पड़ा और फिर पिंडी में आकर वो ख़त्म भी हो गया लॉन्ग मार्च। और उसके जो सरप्राइज़ देना था उन्होंने कौम को और जो उन्होंने इनकलाब लेकर आना था पिंडी, इस्लामाबाद बरसता पिंडी, तो वो नहीं हो पाया। और पिंडी का जिक्र तो कर दिया अवैस भाई ने। उनका ये ख्याल था कि शायद पता नहीं कौन उनको मशवरे दे रहा था कि जी आप दबाव डालेंगे, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कतई नहीं होने वाला और ना होगा। ये उस वक्त होगा जब खान साहब सीरियस होकर पार्लियामेंट पहुंचेंगे, पार्लियामेंट को मजबूत करेंगे। मैंने इदारे की बात शुरू में इसीलिए की और अब उनके पास एक ऑप्शन है। मैं समझता हूँ अगर वो वाकई में जमहूरियत अब पार्लियामेंट को चाहते हैं, पार्लियामेंट में जाएं और वहाँ पर जाके ना सिर्फ बाकी गुफ्तो शनीद करें, पॉलिसी की बात करें, जो निगरान हुकूमतें बननी है आगे और जो और चीज़ें कवानीन में तब्दीली होनी है, इलेक्शन कमीशन में अगर तब्दीली के ख्वाह हैं, मुज़ाकरात करें, पार्लियामान में जाके पार्लियामान को मजबूत करें, इस्टेब्लिशमेंट से मत मुतालबा करें इंतखाबात का, इस्टेब्लिशमेंट से मदाखलत मत कहें। और यही बात बिल्कुल सही है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, ये जो अभी ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात की है। मैं कल भी हमारे प्रोग्राम में ये बात कर रही थी इरशाद भट्टी साहब की, जो इदारे से, क्योंकि आमिर ज़िया साहब भी मेरे साथ है, तो उन्होंने कहा नहीं, इदारे को सियासी किरदार तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये जो पैचअप है ना ये ज़रूर करवाना चाहिए इस वक्त जो चल रहा है। तो क्या वाकई इदारे से अपने सियासी मामलात में कि जी हमें इलेक्शंस अभी करवाने चाहिए, 4 महीने बाद कराने चाहिए, 10 महीने बाद कराने चाहिए, उनका किरदार बनता है? अब जब वो खुद कह रहे हैं कि हम एपॉलिटिकल हैं, हमें मत घसीटे, माजी में हमारे सियासतदान यही नहीं करते रहे, उधर जा जाके मदद नहीं मांगते रहे? नहीं, पहली बात तो ये है कि ये और क्या करेंगे। आप क्या समझते हैं कि ये कोई जमहूरियत पसंद लोग हैं या इनको जमहूरियत, सिविलियन बालादस्ती, वोट को इज्जत दो, ये अंदर से समझते हैं? अच्छा। ये तो सिविल डिक्टेटर हैं, फौजी आमरों से भी बुरे हैं। वो कम अज़ कम सीधे आके मार्शल लॉ लगाते हैं और पता होता है कि ये फौजी आमर हैं। ये तो लिबादा ओढ़ के आते हैं ना जमहूरियत का, अंदर से तो ये उस्ताद हैं, बादशाह हैं। ना पार्टियों में जमहूरियत, ना अपने ज़हनों में जमहूरियत, ना गुफ्तगू में जमहूरियत। यानी एक अभी छोटी सी एग्जांपल, अता तारड़ साहब वो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के बारे में कह रहे थे कि अगर आप पार्टी क़यादत इजाज़त देगी तो उसको इस्लामाबाद में नहीं घुसने देंगे। आप सोचिए, ये जमहूरियत पसंदी है। उधर वज़ीर-ए-आज़म को तलक कलामी की, शहबाज शरीफ को इधर आकर सेंटोरस माल बंद कर दिया, ये जमहूरियत पसंदी है। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर जमहूरियत पसंदी, फैसल वाडा जमहूरियत पसंदी है, और उधर वो जो चौधरी निसार जमहूरियत पसंदी है। बाप बेटा, बेटी बेटा, बाप बेटी, भतीजा भतीजा, चाचा मामा दामाद, ये जमहूरियत पसंदी है। ये तो कभी भी जमहूरियत पसंद। और ये गेट 4 की पैदावार है। ये फिर जाएंगे, ये फिर उधर ही जाएंगे, उन्हीं के कदमों में बैठेंगे। ये वो अच्छा। मैं अक्सर कहता हूँ, ये किक्कर के वो दरख्त हैं जिन पर हम अंगूर लगने की उम्मीदें रख के बैठे हैं, इनको खाद डाल रहे हैं कि ये जमहूरियत की बोड़ें जो हैं, ये लुट्टो फुट्टो फिर बुट्टो, कभी वो लुटेंगे, कभी वो लुटेंगे, कभी वो बुरे हैं, कभी वो बुरे हैं, कभी हम जैसे वो अवैस तौहीद साहब ने कहा सीना को भी हम करते रह जाएंगे। तो ये कभी भी नहीं। नंबर 1 तो आप कहाँ से लाएंगे? नंबर 1 यही सियासी जमातें, यही सियासतदान है, आप कहाँ से लाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह आप एक नई जमात आई, हम सब खुश हुए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अब उनके जो मसाइल थे आपने प्रोग्राम के पहले हिस्से में खुद ही गिनवा दिए। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये जो है, ये एक
कोई वो क्या कहते हैं, साइंस तरक्की कर गई है, शायद इनमें से कोई अच्छापन हो तो वो क्लोनिंग कर ली जाए तो वो एक है। लेकिन ये बदकिस्मती है ना हमारी, नीचे हम भी वैसे ही, ऊपर वो भी वैसे ही है। खैर छोड़ें। दूसरी बात है कि ये वहाँ जाएंगे, उनके कदमों में बैठेंगे। ये कोई प्रोजेक्ट अयूब है, कोई प्रोजेक्ट ज़िया है, कोई प्रोजेक्ट ये अब का जो है जन बाजवा, जिन ये कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट बाजवा साहब थे, ये सारे एक चट्टे पट्टे के हैं। दूसरी बात ये है कि अगर जब पाकिस्तान का हाल देखें, जैसे अभी का जो हाल है हमारा, तमाशा बना हुआ है मुल्क, डूब रहा है मुल्क। बहुत सारे मुआशी माहिरीन कहते हैं टेक्निकली हम डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। हम कभी किसी के पाँव गिरते हैं, कभी बाहर हमें कोई मुंह नहीं लगाता, अंदर मांगे तांगे के पैसे हैं, डॉलर के 3 रेट हैं, ज़र मुबादला कोई नहीं है, बाहर से पैसे भिजवाते कोई नहीं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हाल जो आपके सामने कोई, और इन 7.5 महीनों में बदतरीन कारकर्दगी ने इमरान खान के गुनाह भी बख्शवा दिया। आज वो मसीहा लग रहा है। अच्छा। अब ये है कि इस अगर सूरत हाल को देखें और सियासी अदम इस्तेकाम और नफरत और तकसीम को देखें तो यस, किसी ना किसी को करना चाहिए। लेकिन मुझे एक बात बताएं, वो क्या करेंगे? कल ये पीडीएम उनको गालियां दे रही थी, आज इमरान खान गालियां दे रहे हैं। कल उनकी नज़र में बुरे थे, आज इनकी नज़र में बुरे हैं। ये पॉलिटिकल हो जाते हैं, फिर भी हमारी जमहूरियत जो होती है ना, वो ऐसे छुई मुई बन जाती है, जमहूरियत को खतरा पड़ जाए। जमहूरियत तो आप करें नजर में, जमहूरियत को अगर आपने मजबूत करना है तो वहां की आपको सपोर्ट होगी तो ही आप हुकूमत कर सकते हैं। अब करें, अगर वो हो गए हैं तो अब सारे मिल के बैठे, पाकिस्तान पर तो बैठे, मईशत पर तो बैठे, किसी एक चीज पर तो बैठे। नफरत इतनी हो गई है कि कहते हैं कि एक को एल करना है, दूसरे को नायल करना है। लेकिन भट्टी साहब, आपको ज्यादा ही जानते हो, वैसे तौहीद साहब को भी पता है, रजा रूमी साहब को भी पता है कि अभी भी देखा वहीं जा रहे हैं कि हम इलेक्शन मांग रहे हैं, या इधर से हुकूमत की तरफ से कहा जाए कि नहीं देखें अभी ना कराएं, अगले साल इसका एक हल है मेरे पास बड़ा खूबसूरत। दीवारें चीन लाते हैं। अच्छा। और ये इधर से खड़ा कर देते हैं आगे, ताकि उधर देखें तो आगे वो दीवारें चीन नजर आए। ये बच्चे हैं, बुढ़े हो गए हैं 70-70 साल के, क्योंकि काम ही ये किया इन्होंने। तो आपको लगता है अभी भी इदारे के ये कहने के बावजूद कि हम एपॉलिटिकल हो गए हैं, सियासी मामलात में मत घसीटें, फिर भी आपको लगता है कि घसीटेंगे? ये जाएंगे, वो नहीं आएंगे, ये नहीं, इस वक्त नहीं आएंगे। अच्छा, नहीं आएंगे, ये आप कहते हैं जाएंगे। हो गई है, इतनी खुदा का खौफ करें जितनी हमने आज एक खेप निकली हुई है। आज एक खेप अल्हम्दुलिल्लाह निकली हुई है जो हुर्रियत पसंद और जमहूरियत पसंद हो गई है। बाजवा साहब गए, वो एहसान फरामोशों को तो छोड़े ना, यूट्यूब रूटर्स को तो छोड़े ना, एक और खेप निकली हुई है। अच्छा, वैसे ये कि वो खुदा के वो ऐसे खेप निकली हुई है कि जो धड़ाधड़ संगजनी कर रही है, संगजनी कर जाने वाले। हम सूरजमुखी हैं, जाने वाला शैतान, आने वाला फरिश्ता। बिल्कुल सही है, वही वाली बातें हम हर दौर में सुनते आने वाले के लिए। चलें ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। भट्टी साहब की जो है ना, वो यही बातें मैं ब्रेक में भी सुन रही थी, जरा वैसे एक शेर दो शेर हैं। पहला शेर अवैस तौहीद के नाम, दूसरा शेर मेरे प्यारे रजा रूमी के नाम, अताउल्लाह कासमी साहब के शेर हैं। खुशबुओं का एक नगर आबाद होना चाहिए। ये बहरहाल ये शबाशी भी पढ़ते थे, खुशबुओं का एक नगर आबाद होना चाहिए, इस निज़ाम ज़र को अब बर्बाद होना चाहिए। जुल्म बच्चे जन रहा है कूचाओ बाजार में, अदल को भी साहिब औलाद होना चाहिए। मेरे अदल कब तू साहिब औलाद होगा? चलें अब ये दोनों के लिए एक मिसरा उन्होंने पढ़ दी है। वैसे तो इससे पहले आपका कमेंट, फिर मैं रजा रूमी साहब की तरफ जाऊंगा। शुक्रिया साथिया। अब देखिए, अगर इसको समाप्त करें, 1-2 मिनट आपके पास होंगे प्रोग्राम के अंदर। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने जमहूरी जो पार्लिमानी निज़ाम है उसको तो कबूल किया है, लेकिन अपनी पार्टीज़ के अंदर जमहूरी कल्चर
जो है उसको कबूल नहीं किया, तो एक ये बड़ा फ्लॉ है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सारी सियासी जमातें जो हैं उनको बैन कर देना चाहिए, और जो फौजी हुक्मरान हैं वो उनकी हुक्मरानी बहुत बेहतर थी, बहुत कुछ बिगाड़ हुआ फौजी अदवार में और मुंतखब हुकूमतों में भी, लेकिन जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हुई हैं आइन के अंदर वो सारी मुंतखब हुकूमतों में हुई है। दूसरी बात ये कि जो बात कर रहे थे कि सियासी जमातें, जो मुझे लगता है सादिया, वो ये कि जब इख्तदार में होती हैं तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ दूसरा रवैया होता है, और जब अपोजिशन में होती हैं तो दूसरा रवैया होता है। वो चाहे पीडीएम की जमातें हों चाहे वो पीटीआई हो। तहरीक इंसाफ को बुरी आदत पड़ गई है इस्टेब्लिशमेंट की मदद की। 2011 से उनको इस्टेब्लिशमेंट की मदद हासिल थी, तो अभी भी वो समझते हैं कि वहीं से उनको मदद मिलनी चाहिए। मुझे ये लगता है कि हम अगर DGISI के एक सवाल के जवाब में DGISI ने जो कहा था, ISI के सरबराह ने जब प्रेशर किया था, उन्होंने कहा था कि अब जो मुझे लगता है बड़ी खुशाइन बात है और पॉजिटिव बात है कि जी हमारे रैंक्स एंड फाइल्स के अंदर अब ये कंसेंसस है कि फौज को या इदारे को सियासी अमूर के अंदर मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि दिस इज वेरी पॉजिटिव, और हमारी दिली ख्वाहिश है, हमारी दिली ख्वाहिश है कैसे लास्ट कमेंट रज़ा रूमी साहब। जी बस बिल्कुल मैं इत्तफाक करता हूं कि निज़ाम ज़र जो है बिल्कुल वो होना चाहिए। उसके लिए दो चीज़ें अहम हैं। सबसे पहले तो जो इदारे हैं, इदारे मजबूत हों, और इदारे से मेरी मुराद फौज नहीं है, उससे मेरी मुराद अदलिया, नैब, FIA, पुलिस और जो कानून में जिन इदारों की करप्शन रोकने की जिम्मेदारी है उनको मजबूत किया जाए। और दूसरी ये बात है कि अफराद पे तवज्जो बाद में, पहले जब तक इदारे आप ठीक नहीं करेंगे पाकिस्तान में ये विशेष साइकिल चलता रहेगा। जी ठीक है, अफराद, लेकिन कहते हैं ना कि अफराद पे भी बड़ा डिपेंड करता है ना कि वो इदारे किस तरीके से चलाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमने किया क्या है, हाँ। शख्सियात को बिल्ड किया है, इदारों को नहीं किया। ये वो ठीक कह रहे हैं कि लेकिन हमने ये भी तो देखा है ना कि एक अच्छा काम करने वाला आ जाए तो फिर हमारी हुकूमत जो है वो उसको टिकने देती है उस जगह पे। क्यों नहीं टिकने देती? वो टिके तो टिके, वो खुद नहीं टिकता। अच्छा? मिसाल के तौर पर कोई तबादले, कोई ट्रांसफर्स नहीं होते उनके, कुछ नहीं होते, वो काम कर सकते हैं टिक के। हाँ, मिसाल के तौर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, हाँ। एक सिंपल सी मिसाल, हटा नहीं दिए जाते, घिसी पिटी मिसाल है। किसने रोका है अच्छा स्कूल बनाने में? ठीक है। किसने रोका है अच्छा अस्पताल बनाने में? किसने रोका है कि आप ये करप्शन खत्म ना जो काम आप कर सकते हैं वो तो करें ना, रिफॉर्म्स करने में। अनफॉर्चुनेटली आई हैव रन आउट ऑफ टाइम, आई हैव टू वाइंड अप हियर। इरशाद भट्टी साहब, उवैस तौहीद साहब, रज़ा रूमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।